हर रविवार आपकी बात कार्यक्रम में हमारे दर्शकों का जो देश में है और विदेश में है, आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। हम जानते हैं पिछले काफ़ी समय से आपकी मांग आ रही है कि हर रविवार आपकी बात कार्यक्रम जो आपको बेहद पसंद है उसको दोबारा से शुरू किया जाए। उसको देश भर में जो लोकसभा का चुनाव चल रहा था उसके चलते जो है उसको पोस्टपोन किया गया था। एक बार फिर से आपकी जो मांग है डे नाइट इंडिया टीवी उसको पूरी करने जा रहा है, और पूरी ही नहीं करने जा रहा है, जो हाँ इससे पहले 12 एपिसोड में जो हमारे मेहमान बने आपकी इच्छा के अनुसार बने, और ऐसे इंसान बने जो कहीं ना कहीं उनका जीवन जो है कहीं ना कहीं समाज को, देश को कहीं ना कहीं प्रेरणा दे रहा है, और कहीं ना कहीं देश को भी कुछ ना कुछ दे रहा है। इस बार हमारे मेहमान हैं हरदिल अजीज, बेहतरीन इंसान और संगीत को जीने वाले, और ऐसे इंसान जिनकी ज़िंदगी जो है कहीं ना कहीं एक इतिहास है, और उस इतिहास को डे नाइट इंडिया टीवी जो है हर रविवार आपकी बात कार्यक्रम के माध्यम से सजोना चाहता है। उस धरोहर को अपने पास रखना चाहता है, आपके लिए रखना चाहता है, इनके परिवार के लिए रखना चाहता है। अच्छे इंसान कि जो उनसे मिला वो उसी का हो लिया, ऐसे इंसान हैं CN टोनियस। और इससे पहले कि हम आपको उनसे रूबरू कराएं, डाल लेते हैं उनके जीवन पर एक नज़र। आज हमारे मेहमान हैं CN टोनिस जी, और हर रविवार आपकी बात कार्यक्रम का ये 13वां एपिसोड है, और क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे दर्शकों को बहुत पसंद आता है और आप लोग इसका बेसब्री से इंतज़ार करते हैं, और इसमें हमने ऐसे व्यक्ति को मेहमान बनाया है जो खुद एक अपने आप में जीता जागता इंसानियत का नमूना है, जो आपको ढूंढे नहीं मिलेगा, बाजार में नहीं मिलेगा, जिसको लोग ढूंढते हैं, तलाशते हैं, वो आज हमारे मेहमान हैं। सर, हर रविवार आपकी बात कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है टोनी साहब। धन्यवाद। हमारे दर्शक जानना चाहेंगे जी, आप कहाँ पैदा हुए, आपका बचपन कहाँ रहा? देखिए, मेरा बड़ा छोटा सा इतिहास है जी। मैं दिल्ली में 1943 जनवरी महीने में, सर्दी बहुत थी जी। इतनी सर्दी थी कि बर्दाश्त से बाहर थी। वो हमारी माताजी ने हमें, जब हम थोड़े बड़े हुए तब बताया कि घर में उस ज़माने के हिसाब से 700-800 रुपये तो थे, लेकिन घर में अंगीठी जलाने के लिए कोयला भी नहीं मिल रहा था जी। और अंग्रेज़ लोग जा रहे थे, और हमने अपनी आंखें खोली जी। और हम एक जगह कहलाती है जहाँ पे लोग जाने के लिए भी सोचते थे 10 दफ़ा, वो जगह है कैनॉट प्लेस। तो वहाँ पर एक पुरानी बस्ती थी शांति निवास नाम से, जी। और वहाँ मेरा जन्म हुआ है। जी। और उसके बाद जीवन का जो सफ़र था वो मेरा शुरू होता चला गया, और मैं थोड़ा उम्र में बड़ा हुआ, और मेरा एक स्कूल था, गोल्डा खाना एक जगह है, छोटा सा 11वीं जमात में पहुंचा तो बड़े दुख के साथ मुझे कहना पड़ता है मैं 19 साल का ही था और मेरे पिताजी का स्वर्गवास हो गया था। घर में बड़ा होने के नाते घर की सारी जिम्मेदारी आपके ऊपर आ गई? जी हाँ सर, मेरे ऊपर आ गई। और मैं उस ज़माने का एक इतिहास है
के 60 रुपए की भी मैंने नौकरी करी है। जी। और अपने बहन भाइयों को जो छोटे थे, यहाँ पर आपका जन्म हुआ वो कौन सी जगह है, जानना चाहते हैं हमारे दर्शक। वहाँ एक पुरानी बिल्डिंग है जो आज भी मौजूद है, जी। उसको शांति निवास कहते हैं। जी। उसके 2 भाग हैं। जी। एक तो बड़े मकान थे, उसमें उस जमाने के कुछ बिजनेसमैन, कुछ बड़े अच्छे रुतबेदार लोग रहते थे। और हमारे नाना जी के पास वहाँ पर एक कमरे का एक मकान था, जी। और उसको लोग सर्वेंट क्वार्टर कहा कर देते थे। जी। तो हम उसमें रहे, 7 बहन भाई थे, एक ही कमरे में रहते थे। उसी में हमारी माता जी का चूल्हा चक्की थी, उसमें हम लोग जिए हैं। लेकिन ज्यों ज्यों उम्र बढ़ती चली गई, वहाँ पर हमने जब हमारी दाढ़ी मूछें निकलने का समय आया तो एक सर मैं बीच में रोकूंगा आपको। जी। जो बचपन वहाँ बीता, हाँ तो उस बचपन में आपने कुछ खेला भी होगा, कुछ हाँ जी खेल भी हाँ जी खेलते हाँ जी होंगे। हाँ जी हाँ जी। क्या खेल खेलते रहे होंगे? हम खेल क्या करते थे उस जमाने में, कभी कभी रात को नौटंकी या सांग वाले हुआ करते थे, जी। तो हम दौड़ के चले जाते थे और मैं तो नाचने लगता था। क्या बात जब है। कोई मोहतरमा गाने लगती थी जी। तो मेरे अंदर एक ऐसी चीज पैदा होती थी, जिज्ञासा पैदा हो जाती जिज्ञासा होती थी कि मैंने नाचना ही नाचना है। जी। और आज ईश्वर की कृपा से मैं 77 हूँ। जी। अभी भी जो प्रोग्राम होते हैं जी। और लोग गाते हैं तो मैं खुद ब खुद, चाहे मुझे कोई बुलाए स्टेज पे या ना बुलाए, मैं खुद ही नाचने लगता हूँ और साथ साथ गाने भी लगता हूँ। और गाने का तो ये आलम था, पढ़ते हैं। जी। वहाँ मेरे एक मित्र थे जी। और वो बड़े रईस थे। वो उनकी आज भी दुकान है, इंटरनेशनल लॉ बुक डिपो करके। जी। वो तो संसार में नहीं रहे हैं, उनका नाम था राजेंद्र निझावन। जी। और हम दोनों निक्कर पहन के पहले दिन पहला शो हमने देखना ही देखना है। वो भी मुझे एक किस्सा याद आ रहा है। रीगल सिनेमा में जी। एक पिक्चर लगी थी, काला बाजार, जी। देवानंद की। देवानंद साहब, क्या बात है। नवकेतन बैनर की पिक्चर थी जो मुझे आज भी याद है। जी। वहीदा रहमान जी उसकी हीरोइन थी। जी। और बड़े उस जमाने के मशहूर करेक्टर एक्टर उसमें थे। काफ़ी ह्यूज कास्ट की फिल्म थी वो। जी। कास्टिंग काफ़ी बड़ी थी। तो हमारे दोस्त निझावन ने, टेलीफोन तो होता नहीं था, जी। वो बेचारे कश्मीरी गेट से बैठ के बस में मेरे घर आ गए और छुप के खड़े हो गए घर के दरवाजे के पदली तरफ। जी। कहने के 2 टिकट लाए हूँ, 2 टिकट। 2 टिकट लाए? हाँ। अच्छा। हमने कहा चले यार, कौन सी बात है। लेकिन बदकिस्मती मेरी ये थी कि दूसरे दिन हमारे स्कूल का स्पोर्ट्स डे था। अच्छा। अब हम स्पोर्ट्स डे में तो गए नहीं, हमारे छोटे भाई थे जब संसार में नहीं रहे हैं। जी। तो उन्होंने हमारे पिताजी को कहा कि भाई साहब आज शाहजहां का फैंसी ड्रेस में निकलेंगे स्पोर्ट्स में। पिताजी कभी स्पोर्ट्स में नहीं जाते थे हमारे। वो उस दिन चले गए स्पोर्ट्स में। अब जब वो चले गए हमें तो पता नहीं है। जी। और हम सिनेमा हॉल में बैठे हुए थे, 10 आने की, काला बाजार का मजा ले रहे थे। 10 आने की टिकट पे बैठे हुए थे और खोया खोया चांद। क्या बात। उधर तो स्क्रीन पे वो गा रहे थे, हम हॉल में बैठे हुए गा रहे थे खोया खोया चांद, क्या बात। खुला आसमां। आ गए शाम को मैटनी शो देख के 6 बजे। जी। घर पे आए, बाबूजी अपनी चारपाई पे बाहर लेटे हुए थे सहन में। आपका इंतजार कर रहे थे। हाँ, हम आए तो कहने लगे बेटा स्पोर्ट्स खत्म हो गया, हाँ। तुम्हें सर्टिफिकेट तो मिला होगा। जी। तो मैंने झूठ बोलना शुरू कर दिया। हाँ हाँ पापा आप कहाँ आए थे वहाँ, अच्छा। मैंने तो आपको देखा ही नहीं। जी। तब उन्होंने कहा बेटे कितनी कुर्सी लगी थी। अब हम डगमगा गए, गोल हो गई। सिट्टी पिट्टी मेरी गुल हो गई। जी। उन्होंने अपना वो उठाया बेंत जी। और हमको सूद दिया बुरी तरह। बाप रे बाप। और ठंडे पानी का नल का था, जनवरी में ही होते थे स्पोर्ट्स डे। जी। 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 उसके नीचे बैठा दिया और मेरी माता जी को कहा, उनका नाम था ग्रेस, जी। कि ग्रेस इस बच्चे को रोटी नहीं देनी है, इस जब तक इस पानी में, पानी की तरह ठंडा नहीं हो जाएगा। जी।
बाकी मैं देखूंगा। सारा मोहल्ला इकट्ठा हो गया, अरे टूनियर साहब, हाँ नहीं नहीं, सारा मोहल्ला इकट्ठा हो गया, टूनियर साहब बच्चा है, बेटा है, गलती हो गई, माफ करो जी। उन्होंने कहा नहीं, मेरा कोई सपना है कि ये इंडिया का बहुत बड़ा वकील बनाना चाहता हूँ मैं इसको, मतलब वकील बनाना चाहते हैं। लेकिन बदकिस्मती मेरी ये थी, ना मैं वकील बना, ना मैं एक्टर बना, अधर्मी नहीं। लेकिन उनका गुस्सा ठंडा हुआ? उनका गुस्सा 3-4 दिन के बाद ठंडा हो गया। माता जी ने बहुत समझाया, कहा कि माफ कर दो, बच्चा है। मोहल्ले वालों ने समझाया जी, माफी दे दी। हाँ, माफी उन्होंने मुझे अंत में मुझे माफ किया और मुझे समझाया कि बेटा आइंदा से ऐसा मत करना, क्योंकि मेरा सपना यही था कि मैं एक दिन फिल्म के इस बड़ा जो पर्दा है ना रीगल सिनेमा का, वहाँ पे जरूर आऊँगा। आपके सपने की बात करेंगे। देखिए अभी हमने टोनी साहब का जो एक बचपन कैसा बीता, और क्योंकि हर व्यक्ति का अपना बचपन है ना कुछ उसकी यादें होती हैं, और वो ऐसी यादें होती हैं ताउमर उसको याद रहती हैं, और छोटी से छोटी बात, बड़ी से बड़ी बात भी उसके जहन में बैठी होती है एक पिक्चर की तरह, और वो उसको भूलते नहीं हैं। जैसे टोनी साहब ने बताया, अपने पिताजी की बात बताई कि पिताजी कभी स्कूल नहीं जाते थे, स्पोर्ट्स का फंक्शन था, अचानक चले गए, और टोनी साहब कहाँ चले गए? खोया खोया चांद करने चले गए। उसके बाद इनके चांद की क्या हालत रही होगी ये टोनी साहब ने खुद बताया। पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो गया, तब भी पिताजी ने इनको 4 दिन तक माफ़ी नहीं दी। माताजी के कहने के ऊपर माफ़ी मिली, लेकिन फिर भी एक छोटे से बच्चे में एक कलाकार पैदा हो गया। उस कलाकार के बारे में हम जानेंगे। बने रहिए हमारे साथ। हर रविवार आपकी बात में एक बार फिर से हमारे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मेरे को एक कॉल आई 1965 में जी कि कैलेप्सो रेस्टोरेंट करके एक खुलने वाला था चंडीगढ़ में। जी हाँ जी। तो मुझे वहाँ पर वो रेस्टोरेंट खोलना था जी। अपने तजर्बे के तौर पे। जी। तो मैं चल दिया और ट्रेन में बैठ गया। जैसे ही मैं ट्रेन में था तो उस वक़्त पाकिस्तान और इंडिया का वॉर छिड़ गई और जंग शुरू हो गई जनाब, और ब्लैकआउट हो गया। क्या हुआ? चंडीगढ़ में पहुंचा, लुढ़कता फुड़कता ये पता नहीं था मुझे जी। और किसी ने उस अंधेरे में मेरा जो भी 10-20 रुपए पर्स में थे वो मार दिए जी। वो भी मतलब जो था वो भी जाता रहा। और हुआ ये कि मैं इतना परेशान था, वहाँ पहुंचा तो वहाँ पे रेस्टोरेंट कुछ खुला। जो वार शुरू हो गई है इसकी जानकारी आपको रास्ते में मिली या चंडीगढ़ पहुंचने के बाद मिली? नहीं, वो हमें रास्ते में, हम ट्रेन में थे तो ब्लैकआउट हो गया था। अच्छा, जानकारी मिल गई? हाँ, ब्लैकआउट हो गया था जी। अब मैं वहाँ भटक रहा था जी। चंडीगढ़ में जी। कि किस तरीके से मैं अब दिल्ली पहुँच जाऊँ। तो लोग ना जाने क्या क्या मेरे पीछे लग गए, ऐसे ही उल्टा सीधा सोचने साचने लगे। उस समय तो ये भी रहा होगा आपको कह दिया कोई जासूस है? हाँ, लोग पता नहीं क्या ना जाने क्या क्या कह रहे थे, लेकिन हाँ दौर ऐसा ही था। लेकिन क्या बताऊँ मैं आपको, मुझे अपने परिवार की बहुत कि मैं ये तो मेरा मिशन फेल हो गया है, मैं हाँ कि आई मस्ट गो टू माई फैमिली बैक। मतलब बड़ा सेटबैक था। हाँ, बहुत बड़ा सेटबैक मुझे लगा। मतलब एक नई शुरुआत करने जा रहे थे। हाँ जी हाँ, वो भी मुझे सेटबैक लगा। और उसके बाद कुछ, लेकिन वहाँ से फिर आए कैसे जब आपके पास कुछ नहीं था? दिक्कत थी, परेशानी थी? आने की मुझे ये परेशानी हुई कि मैं वहाँ से चंडीगढ़ से नांगल तक पैदल लोगों से रास्ता पूछते आया जी। कई घरों में गया, कई घरों का दरवाज़ा खटखटाया, मदद मिली कहीं से नहीं मुझे मदद मिली जी। फिर एक मैंने देखा कि एक घर के अंदर कोई क्रिश्चियन पादरी होगा या मिशनरी होगा, वो मैंने निशान देखा जी। तो मैं उस घर में घुस गया जी। घंटी बजाई जी। तो एक शख्स निकला जी। क्या चाहिए तुम्हें जी। बड़ी दमंग आवाज़ में बोले। मैंने कहा सर ऐसी ऐसी बात है, मेरा नाम ये है, मैं क्रिश्चियन हूँ, या नौकरी के लिए आया था, नौकरी नहीं मिली है और ये सब वॉर छिड़ गई है, मेरे को 10 रुपये दिल्ली पहुँचने के लिए
अगर आप दे दें तो बड़ी मेहरबानी होगी। पहले तो उन्होंने 10 मिनट सोचा, जी उसके बाद वो अंदर गए, शायद उन्होंने अपनी मिसेज से बात की होगी। जी उसके बाद वो एक 10 का नोट लेके आए जी। और एक सवाल उन्होंने मुझे किया। सवाल आपसे किया? हाँ, कि मुझे जो आज भी याद है कि बेटा मैं 10 रुपये तुम्हें दे रहा हूँ, जी लेकिन जब आप दिल्ली पहुँचोगे तो ये वापस कर देना मुझे, नहीं तो मैं आगे का भी किसी की मदद नहीं करूँगा। अच्छा, उसके पीछे कारण ये रहा कि मतलब और किसी को मदद नहीं मिल पाई? हाँ, भरोसा टूटेगा? भरोसा टूटेगा। कि मतलब आप झूठ बोल के ले जा रहे हैं? हाँ, तो वो बात मेरे दिल में जगह कर गई। मैं दिल्ली 7 रुपये कुछ पैसे का टिकट बस का लिया जी और मैं दिल्ली आया। शाम के 6 बजे होंगे जी तो मॉडल टाउन पे ही मैं उतर गया। जी। वहाँ तक 7 रुपये तक का किराया था। जी। मैं वहाँ से फिर पैदल कनॉट प्लेस कनॉट प्लेस तक? आ गया। मॉडल टाउन से पैदल? हाँ जी, आ गया था। और आके अपनी माता दी को, अपनी सारी माँ कहानी को बता दी? सारी कहानी बता दी। उन्होंने सारी बड़ी के निराशा हुई होगी बड़ी बहुत निराशा तो हुई परिवार में? उन्होंने सीधा अपने पल्लू को इधर उधर देखा और पल्लू को देखते ही उन्होंने पल्लू में से एक 10 रुपये का नोट निकाला जी और मुझे दिया कि बेटा ये वापस मनी ऑर्डर अभी भेज दें। जी संध्या का टाइम था। दूसरे दिन सवेरे 9 बजे उठते ही एक जगह है कनॉट प्लेस में, जी वहाँ पर एक थिएटर कम्युनिकेशन बिल्डिंग हुआ करती जी थी, जी सिंगल स्टोरी की। आज वहाँ LIC की बहुत बड़ी लाल बिल्डिंग खड़ी है। जी उसके अंदर एक डाकखाना था। मैं वहाँ डाकखाने जाके 10 रुपये का मनी ऑर्डर उन साहब को वापस भेज दिया। आपने भेजा उनको? भेज दिया। जी। तो उसकी रिसिप्ट भी आ गई आपके पास? हाँ जी, वो भी आ गई थी, लेकिन आप क्योंकि कई घर इधर उधर बदली किए हैं, डॉक्यूमेंट्स इधर उधर मिस हो गए हैं, लेकिन हकीकत है ये कि मैंने 10 रुपये भी उनके नहीं रखे और उनको वापस दिए। मतलब ये कहा जाए कि इंसानियत और ईमानदारी जी हाँ, उस बच्चे में थी जो चंडीगढ़ गया। जी हाँ, बिल्कुल। और आज जो मेरे साथ टोनी साहब बैठे हैं, आज भी वो ईमानदारी है? जी हाँ, आज भी वही ईमानदारी है। बहुत से लोग मुझे इस उम्र में भी एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करते हैं जी। लेकिन मैंने कोई कुछ अपना तजर्बा रखा है, मैं उसके मुताबिक, मेरा पैशन आज भी वही है जी। कि जब तक ये जीवन की नैया चल रही है, जी। एक दफ़ा मैं वो सपना आज भी पूरा करना चाहता हूँ। चाहे मैंने बीच में काम भी, आपने सपना देखा, आपका सपना पूरा होगा। हाँ। और हम उस पर बात करेंगे अभी। देखिए ये देखिए कितनी मतलब विडंबना है जीवन की कि जब आदमी ऐसी स्थिति में होता है जब उसके परिवार को और उसको खुद को ज़रूरत होती है, तो कहीं ना कहीं कुछ कारण ऐसे बन जाते हैं, अकारण बन जाते हैं कि आपका होता हुआ काम जो आप सोच लेते हैं, विचार कर लेते हैं, वो कभी पूरा नहीं होता। और इस दौर से हमारे जो मेहमान हैं, जो गेस्ट हैं, वो इस दौर से गुजरे हैं। और लेकिन डे नाइट इंडिया टीवी और जो हमारे जो दर्शक हैं सर, आपको बधाई देना चाहता है कि वो ईमानदारी, वो सच्चाई जो उस चंडीगढ़ गए छोटे बच्चे में थी, वो आज भी जो है वो कायम है। इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई और बने रहिए हमारे साथ, चर्चा जारी है। आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आपने नौकरी की, लेकिन आप जानते थे कि नौकरी करने से आप मुंबई नहीं जा पाएंगे, हीरो नहीं बन पाएंगे। तो ये कैसे रहा, ये सब चीज़ें कैसे, बताएं जरा हमारे दर्शकों को सर। ये एक बड़ी छोटी सी कहानी है जी। कि नौकरी में ढूंढ रहा था जी। और मेरा सपना यही था कि किसी तरीके से मैं बॉम्बे में एक्टर बन जाऊं। एक्टर बन जाऊं। लेकिन साथ साथ घर की जिम्मेवारियां थीं, छोटे बहन भाई थे, स्कूल जा रहे थे, जी। उनको भी देखना था। माँ मेरी एक हाउसवाइफ थी, जी। वो बेचारी घर में ही काम करती थी, अपना दाल रोटी बनानी, बच्चों के कपड़े धोने, ये सब था। जी। और मैं सुबह निकल जाता था नौकरी ढूंढने के लिए, शाम तक नौकरी ढूंढता था। जी। बड़ा थोड़ा सा एक विश्वास था कि मेरे ताया जी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हैं अमेरिकन एम्बेसी चाणक्यपुरी में, जी। तो कई दफ़ा उनके पास मिल हो जाएगी। हाँ, बड़ा विश्वास था। कई दफ़ा उनके पास गया, जी। लेकिन वही उन्होंने मुझे तसल्लियाँ तो बहुत दी जी। कि हाँ बेटा तू कल आ जाइयो, कल मैं तेरे को। मैंने एक दफ़ा तंग आके उनसे कहा
कि ताऊ जी ज्यादा कुछ नहीं तो चपड़ासी में रखवा दो। अच्छा, चपड़ासी बनने के लिए तैयार हो गए? जी हाँ। आप तो हीरो बनना चाहते थे। हाँ, चपड़ासी बनने को यूं तैयार हो गया था की जिम्मेदारियां थी। कि घर की बहुत बड़ी जिम्मेवारियां थी। ये सच्चाई भी है। और ये सच है कि मेरे जूतों के अंदर छेद हो गया था। और एक मेरे नाना जी की पुरानी साइकिल थी जी हरकुलिस, जी ये मुझे आज भी याद है। जी मैं उसको पंचर वंचर लगवा के, 2 आने का 1 आने का पंचर लगवा के रोज निकल जाता था नौकरी ढूंढने। की तलाश में। और नौकरी कहीं नहीं थी। जी लेकिन फिर घूम फिर के एक ख्याल आता था जी कि यार ताया जी तो बैठे हैं, क्यों नहीं उनको तू घड़ी घड़ी जाके तंग करता। जी जाता था, वो मुझे तसल्लियां देते थे, कि हो जाएगा। हो जाएगा बेटा, कल आ जाइए। अच्छा, वो कल कभी आया? कभी आज तक तो आया नहीं, वो भी संसार छोड़ के चले गए। जी जबकि हमारे रिलीजन में, धर्म में, जब बच्चा पैदा होता है तो जब उसका नाम संस्कार होता है जी तो एक गॉड फादर और गॉड मदर भी बनते हैं। जी वो धर्म बाप और धर्म माँ मेरे थे, जी मेरे ताऊ जी। जी लेकिन मेरे समझ में ही आज तक ये बात नहीं आई कि मेरे को नौकरी क्यों नहीं मिली। ये भी शायद, ये मैं सोचता हूँ कि वो मेरा सपना शायद पूरा होना था कि मैं फिल्म एक्टर बन जाऊँगा। सर, वो ये भी चाहते होंगे, ये रहा होगा उनके मन के अंदर, यार जो इनका टोनी का सपना है फिल्मी हीरो बनने का, हाँ। मुंबई जाने का, और इनको अगर नौकरी लगा दी तो ये यहीं पे यहीं के यहीं बन के रह ये जाएंगे। उनके मन में रहा होगा। हाँ, रहा होगा। तो शायद ये उन्होंने सोचा। लेकिन मैं एक दिन इतना निराश हो गया जी कि अब मैं ताया जी के दरवाजे पे नहीं जाऊंगा। नहीं जाऊंगा, तय कर लिया। तय कर लिया। और मैं अपनी साइकिल लेके अशोका होटल के सामने से गुजर रहा था। जी तो उस जमाने में एक मेरे दोस्त हुए थे, उनका नाम था मिस्टर हैमिल्टन। जी वो बाहर सिगरेट पीने पान वाले के पास, गुप्ता पान वाले के पास जी खड़े थे। जी और उन्होंने मुझे दूर से आते देख के और अपनी वो इंग्लैंडियन टोन में उन्होंने आवाज, हे मैन, वेयर आर यू गोइंग, कम हियर, कम हियर, क्या बात है। वेयर आर यू, आई डोंट सी यू एनी मोर। मैंने कहा यार मैं आ रहा हूँ भाई, थोड़ा रुक जाओ, जी साइकिल अभी दूर है। जी आया, मैं वहां उतरा। जी तू कहाँ से आ रहा है यार, हाँ तेरी क्या हालत है ये। जी मैंने कहा यार मैं नौकरी ढूंढूं। कहता है यार अभी चल अंदर, अंदर चल, नौकरी। हाँ नौकरी तेरे को मैं दिलाता हूँ। और वो मुझे वाकई में अंदर अशोका होटल में पहली दफा मैंने कदम रखा। आपको लगा नौकरी मिल गई? हाँ जी, मुझे ऐसा महसूस भरोसा हुआ। हो गया था? हाँ, भरोसा तो हो गया था थोड़ा, क्योंकि वो मेरे बहुत पुराना यारी था। जी, और हम लोग, मतलब दोस्ती हो तो ऐसी हो। हाँ दोस्ती हो तो ऐसी हो। अब वो भी संसार में नहीं है सर, लेकिन आपकी दोस्ती को सलाम है सर, बधाई आपको, ऐसे दोस्त आपके जीवन में रहे हैं। तो अब जनाब हुआ ये सिलसिला कि अंदर गया तो वो मुझे सीधे जीएम, एक मिस्टर जॉर्ज वर्गिस नाम के जीएम होते थे, जीएम के पास ले गए सीधे? सीधे जीएम के दफ्तर में ले गए। और उन्होंने कहा, सर ही इज माई कजन ब्रदर, ही नीड्स अ जॉब। तो सामने से क्या जवाब आया? सामने से जवाब आया, होटल में काम करेगा तुम, यहाँ बर्तन धोना पड़ता है झूठा। ऐसे ही बोले? हाँ। तो मैंने बोला हाँ जी मैं धो लूँगा। तो उन्होंने उस वक़्त, अच्छा ही, फ्रॉम टुमारो डाइनिंग हॉल में तुम्हारे को सवेरे 7 बजे नौकरी पे आना है। अब जब नौकरी चालू हो गई? नौकरी चालू हो गई। क्या बात है। एक ऑर्डिनरी स्टूवर्ड की नौकरी मेरे को वहाँ पे मिल गई जी, और 80 रुपए की तनख्वाह मेरी लग गई। मतलब परिवार को चलाने का एक मतलब जरिया हो गया मेरा। मतलब गॉड ने वो आशीर्वाद दे दिया। वो तो मेरे को एक आशीर्वाद ईश्वर की तरफ से मिल गया। लेकिन मेरा वो जो सपना था ना, जी, मैंने कहा अब अशोका होटल में नौकरी मिल गई है और यहाँ तो बड़े बड़े फिल्म कलाकार आते हैं, जी, तो कोई ना कोई तो मुझे रास्ता दिखाई देगा। मतलब जो सपना था वो अब जवान होने लगा। हाँ, जवान हो गया वो, और उसके अंदर उमंगे और पैदा हो गई। उमंगे पैदा हो गई। इतनी ज़्यादा पैदा हो गई, इतनी ज़्यादा पैदा हो गई कि फिल्म स्टार आता था तो जो मेरे कुलीग थे ना, जी, वो कहते थे जा जा यार टूनियस, तू जा, काम हो जाएगा, तेरा काम हो जाएगा। तो मेरे किस्मत में बड़े तो से, किन लोगों से मिलना हुआ ये? हाँ, मेरा मिलना हुआ दिलीप कुमार साहब से, जी, राजेंद्र कुमार साहब से, राजकुमार साहब से। जी, एक दफ़ा बच्चन जी के फादर कुछ बीमार थे, जी, और वो भी वहाँ बड़े डीलक्स स्वीट में रुके हुए थे। जी,
तो उनसे भी मेरी मुलाकात हुई। जी और देवानंद साहब की एक फिल्म शायद रिलीज होने वाली थी, जी तो उन्होंने बहुत, मेरे को याद नहीं है वो फिल्म, बहुत बड़ी पार्टी दी थी। अच्छा तो उसमें भी वो जनाब, मैं उनसे मिला, जी तो कहने लगे मेरी पिक्चर रिलीज होगी अभी थोड़े दिन में, गाइड। क्या बात है, वो तो बड़ी मतलब धूम मचाई थी उस पिक्चर ने। हाँ, अब मैंने कहा इनको मैं ये रेफरेंस, देवानंद ने कहा। हाँ देव ने जी कि मेरी पिक्चर रिलीज होने वाली है, गाइड, जी और तुम्हारे को मैं बुलाऊंगा उसमें। जी मैंने कहा अच्छा जी। मैंने उनको अपने एक दूर के रिश्तेदार थे, मौसा जी थे, जी उनका रेफरेंस दिया, क्योंकि वो नवकेतन बैनर में जी उनको काम हमेशा मिलता था। जी। करेक्टर एक्टर थे वो, जी उनका नाम था रविकांत। जी तो बात तो ये हो गई, सब कुछ हो गया, जी लेकिन बड़े लोग थे वो, देवानंद साहब थे, जी कौन किसको याद रखता है, ऑर्डिनरी स्टूअर्ट को, जी कोई मेरे को कुछ नहीं आया। जी तो जब वो पिक्चर ओडियन पे प्रीमियर था, जी तो मैंने कहा यार आज देवानंद आया होगा। ओडियन पे लाठियां चल रही थी, जी मैंने 3-4 पुलिस वालों के डंडे खाए क्या बात है। कि मैं आज देवानंद से मिलूंगा जरूर। अच्छा मिलके जाऊंगा। अच्छा कुछ हाँ, होता है। उनको याद दिलाऊंगा, आपने मुझे कहा था। कहा था मुझे। अच्छा तो अब जनाब मैं किसी तरीके से अंदर घुस गया, ओडियन में। ओडियन में। क्या बात है। और जब मैं घुसा तो मैंने उनको जाके कहा सर गुड मॉर्निंग, हम्म, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग, जी आप कौन हैं? मैंने कहा सर आपने मेरे से एक दफ़ा वादा किया था। तो कहने का अच्छा बैठो बैठो पिक्चर देखो। अच्छा बैठो बैठो पिक्चर देखो। हाँ। अच्छा हम बैठ गए, लेकिन हम वहाँ उसमें बगैर इनविटेशन के गए थे। बड़े बड़े तुर्रम मतलब खान लाइन लोग। लग रही थी बाहर। अरे बाहर लाठियाँ चार्ज हो रही थी, लाठियाँ चार्ज हो रही थी, लाठियाँ। क्या बात। सिर्फ उनको मैंने एक रेफरेंस दिया था जी कि वो मेरे मौसा जी हैं, रविकांत जी। जी तो शायद उन्होंने सोचा होगा कि भाई ये इसका मौसा जो है वो जी करेक्टर एक्टर है। इस तरीके से मैंने पिक्चर देख ली, और पिक्चर वो वाकई में सुपर हिट थी। सुपर हिट पिक्चर थी वो तो। उससे मेरी और अंदर ऊर्जा पैदा हुई हम्म। कि मैं भी अपना एक थिएटर बनाऊंगा, और जो बच्चे डिप्राइव हैं जी उनको मैं एक्टर बनाऊंगा। क्या बात है। यानी ईश्वर क्या चाहता था जी वो मुझे नहीं मालूम। जी गुलजार साहब मेरे पुराने लोगों में से थे, जानते थे मुझे, जानकार थे। हाँ, उनकी बायोग्राफी में हमारे टूनियस खानदान का नाम भी है, जिक्र है। क्योंकि वही मेरे ताया जी ने, जब वो उनके गुलजार साहब के पिता जी गुजरे हैं, जी तो गुलजार साहब को मेरे ताया जी ने ही खबर दी थी जी कि तुम्हारे पिताजी का स्वर्गवास हो गया। और उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी में जिक्र किया है, जी जो उनकी बेटी ने लिखी है, मेघना गुलजार ने। जी तो इस तरीके से जीवन का सफ़र चलता रहा, और मैं भटकते भटकते मैंने कई सीरियल में भी काम किया। सर आपने फिल्मों में काम किया, बचपन में किसी फिल्म में काम किया, सही बात है ये बात ऐसी है कि एक पिक्चर की शूटिंग हो रही थी जी। पूनम नाम था उस पिक्चर का। जी मैं जानता नहीं हूँ, मैं भूल गया हूँ वो डायरेक्टर प्रोड्यूसर का नाम। जी तो शूटिंग देखने के लिए हम चले गए, शूटिंग देखने गए पिताजी के साथ। जी ये सन 52-51 की बात होगी। जी जी छोटा बच्चा था मैं उस ज़माने में। तो वहाँ पर बैठे हुए थे, जी तो कुछ बच्चों की ज़रूरत थी। एक बर्थडे का सीन था, जी उसमें नाज और तबस्सुम जी और रतन कुमार, जी ये सब थे, ये सब लोग थे वहाँ। और अशोक कुमार और कामिनी कौशल जी भी थे, वो मेन हीरो हीरोइन थे। जी तो मैं, उन्होंने बच्चों को ऐसे ही भीड़ में खड़ा कर देते हैं ना, जी 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 तो किसी ने इशारा किया मेरे पिताजी को कि बच्चे को भेजो। अच्छा बच्चों को भेजो। हाँ, तो मैं बच्चा जो था, जी मैं खड़ा हो गया। जी अब मेरे को कुछ पता नहीं है। जी वहाँ जब वो गाना बजा, मेरी लाडली बनी है तारों की तू रानी, क्या बात है। लता जी ने गाया वो जी जी गाना। जी तो उसमें मेरे पैर तो अपने आप थिरकने लगे। थिरकने लगे।
और आपको लगा मुंह मिल गया एक बार मुंह फिर से। मिल गया फिर से और मैं नाचने लगा। जी जो भी उल्टा सीधा जैसा भी नाचा जी वो एक रिकॉर्ड बन गया है। जी। अब पता नहीं कि वो कहाँ है किधर है, जी पर मुझे थोड़ी सी मेरी मेमोरी में ये याद है आज जी। भी। मतलब आज भी है वो हाँ। जेल में कि और एक फिल्म उस में वक़्त अशोक कुमार जी ने मेरे बाबूजी को कहा जी कि यार टूनियस बेटे को यहाँ रख ले, जी ये आगे जाएगा। जी मेरे पिताजी ने उस वक़्त तो अशोक उनको, कुमार ने कहा? हाँ अशोक कुमार ने कहा। जी तो ना आप इस वक़्त अशोक कुमार जी हैं ना मेरे पिताजी हैं, जी लेकिन वो बात मेरे दिमाग में आज भी छाई हुई है। जी और मेरे पिताजी ने उस वक़्त तो उनको कहा हाँ यार ठीक है, मैं इसको यहीं पढ़ाई लिखाई यहीं शुरू करा जी दूँगा। लेकिन मुझे दूसरे दिन बाजार से बहुत सारे खिलौने खरीद के जी। दिल्ली पार्सल कर दिया। मतलब वो आपको यहाँ हीरो नहीं बनाना चाहते थे, ना वो वो कुछ और मुझे बनाना चाहते थे, वो आपके मुझे बारे में कुछ, कुछ और सपना देखा हुआ था। हाँ उन्होंने कुछ और सपना देखा हुआ था। तो कहने का मतलब ये है कि सपना मेरा सपना 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 चलता ही चला आ रहा है। आज मैं 77 का हूँ और आज भी मेरा सपना है। जी। मैंने किसी तरीके से थोड़ा बहुत जी सपने को पूरा किया। बच्चों का थिएटर जी। बनाया और उनकी वर्कशॉप की जी। और प्ले तो ओरिएंटेड की। सबसे अच्छी बात ये रही जो मैं समझता हूँ, जो हम अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं जी कि आप लगातार जो है लगातार आज भी आप गीत संगीत के साथ में कलाकारी और जो के साथ। कला के साथ में लगातार काम करते रहे। जी हाँ जी हाँ जी तो हाँ। कहीं ना कहीं वो जो आपके अंदर का जो कलाकार है जी वो हाँ। जिंदा रहा, आज तक जिंदा है। आज भी जिंदा है। आज भी जिंदा। हम देखते जी। हैं जब कार्यक्रमों में आपको देखते हैं थिरकते हुए देखते हैं, तो आज भी मतलब लगता है कि वो एक बचपन जो आपके अंदर जो जीता है, यहाँ दिल के अंदर जीता है, हाँ, वो आज भी दिखाई देता है। वो आज भी कलाकार है। वाला वो आज भी है। आज भी दिखाई देता है। वो आज भी है। एक छोटी सी जी। बात मैं ज़रूर कहूँगा जी कि जब मैं भटक रहा था और मैंने अपने बेटे को NSD में जी 5000 बच्चा आया था, वो अमृतलाल नाटा साहब जी जो बड़े मशहूर डायरेक्टर प्रोड्यूसर थे, जी। संत ज्ञानेश्वर पिक्चर बनाई, जी धीरज कुमार जी को उन्होंने ब्रेक दिया रातों के राजा में। जी तो 5000 बच्चों में से उन्होंने 5 बच्चे निकाले जी और सागर अपार्टमेंट में इंटरव्यू ऑडिशन हुआ। जी। हम अपने बच्चे को लेके गए, तिलक मार्ग पे। हाँ तिलक मार्ग पे। जी तो 5000 में से जो मेन कैरेक्टर था प्रेमचंद के अमर कहानियों का, जी जो कि अखबार में भी आया, वो कटिंग भी मेरे पास आज भी मौजूद है। जी। मेरे बेटे को हामिद का रोल मेन मिला। हामिद का जो हामिद का, जी, वो तो सीरियल बहुत फेमस हुआ था। हाँ प्रेमचंद की अमर कहानियाँ। जी, 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 जी। रामायण के तुरंत बाद वो आता था। जी रामायण के तुरंत बाद आता था। तुरंत के बाद 10 हमें आज बजे भी से। याद हाँ। है। तो उसमें उसको 2 एपिसोड में मेरे बच्चे को काम मिला जी और वो हीरो रहा। जी एक सीरियल का कहानी का नाम था गुल्ली डंडा जी और दूसरे का नाम था वो ईदगाह। जी और मेरे को आज भी याद है कि ये खादर जो है ओखला के पास, जी जून 8 तारीख को शूटिंग हुई थी। जी पहले ईदगाह में सवेरे 6 बजे शूटिंग हुई जी और फिर उसके बाद वहाँ गए खादर में। जी जून का 8 तारीख थी, ऐसी भयंकर गर्मी हो रही थी कि सवेरे 7 बजे उन्होंने जलती हुई रेत पे मेरे बेटे को नंगे पैर चला दिया। उसके पाँव में छाले पड़ छाले गए, पड़ गए। लेकिन बच्चे ने बड़ी अच्छी अदाकारी दी, हिम्मत दिखाई पूरी। बहुत हिम्मत दिखाई। और वो जब रिलीज़ हुआ तो उसके बाद तुरंत ही उमेश सहगल जी जो आज भी हैं, वो जी। दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन में जी मेरे ख्याल वो थे, क्या कहते हैं, सेक्रेटरी थे वो, उमेश सहगल जी आज भी है। आज भी हैं। आज भी हैं वो। उनकी कामनी प्रोडक्शन में उन्होंने मेरे बेटे को लिया। जी PC 1008 डिटेक्टिव सीरियल उन्होंने जी। तैयार किया था। जी। उसके हीरो थे कमलजीत सिंह। कमलजीत सिंह। कमलजीत, बहुत से लोग कलाकार जो थे उस वक़्त। जी और मैंने भी थोड़ा सा उसमें काम किया, भीड़ भाड़ में बैठा रहा। जी और उसका जो खान पीन का प्रबंध था जी। वो भी मेरे द्वारा ही किया गया। आजकल बेटा कहाँ है आपका? मेरा बेटा आजकल अमेरिका में फैशन फोटोग्राफर है जी और हॉलीवुड की बहुत बड़ी बड़ी हीरोइन हीरोज़ को वो जी मतलब उसके पैनल में है, जी। उसके वो कोऑर्डिनेटर है।
और वो उनकी शूट्स करता है, जो कि एक हीरोइन तो ऐसी है कि हर साल जो अपना कैलेंडर बनाती हैं तो वो सब मेरे बेटे की ही फोटोग्राफी होती है। उनका नाम है विवेका फॉक्स। क्या बात, कहाँ पर है यूएस में? मेरा बेटा वो रहता है फिलाडेल्फिया में जी। और ईश्वर की कृपा से एक पोता 2 पोतियां हैं, और जो उनकी बीवी है जी वो भी बहुत अच्छी कलाकार है जी। और पुरानी थिएटर से जुड़ी है, और उसने सिटी केबल सर के एक लिए। चीज तो मानेंगे कि जो सपना आपने देखा था कहीं ना कहीं वो आपके परिवार में वो सपना कहीं ना कहीं पूरा हाँ, होता पूरा होता जा रहा है। तो एक खुशी भी होती हाँ, है। बहुत ज़्यादा खुशी होती है जी बहुत ज़्यादा खुशी होती है। जी और मेरी जो मिसेज अब नहीं है, जिनका स्वर्गवास हो गया है, उन्होंने कभी मेरे को रोका टोका नहीं। जी इस दौरान चलता रहा। मैंने इंडिया मोस्ट वांटेड में भी विलन का रोल किया, जी, एक जी, छोटा सा रोल था। जी 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 और ये लक्ष्मी नगर में शूटिंग हुई थी। जी यहाँ पर एक होटल था, अच्छा शेर शेर क्या नाम था, ये होटल मैं भूल रहा हूँ, जी तो वहाँ शूटिंग हुई थी। जी और उसको बनाया था इन्होंने, क्या कहते हैं, मनोज गोस्वामी जी ने वो एपिसोड बनाया था। जी जी। चलिए अभी अपने दर्शकों को बता दें कि टोनी जी का ये जो खास इंटरव्यू है, टोनी जी अभी आगामी 30 तारीख को जो है वो यूएस के लिए जो है वो भारत से रवाना होने वाले हैं। और डे नाइट इंडिया टीवी ने इनके जीवन के जो एक खास पल है ना, वो अपने पास सजोने की एक कोशिश की है कि यूएस जाने से पहले हम टोनी जी वहाँ यूएस में होंगे, और यहाँ पूरा हिंदुस्तान ही नहीं, यूएस के लोग भी जो है हर रविवार आपकी बात में जो हमारे मेहमान हैं हरदिल अजीज टोनी जी, उनको देखेंगे। बने रहिए हमारे साथ, अभी चर्चा जारी है। जो आप कलाकार हैं, जी हाँ। आपका सपना भी हमने जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। और वो सपना कहीं ना कहीं जो आपने देखा वो किसी न किसी रूप में पूरा होता दिख रहा है। जी हाँ। चाहे वो परिवार में, चाहे यस आपके यस जो यस आपके चाहने वाले हैं, यस यस कहीं ना कहीं वो सपना पूरा होता दिख रहा है। हाँ। और मैं देखता हूँ कि आप दिल्ली के अंदर जो ये जो इवेंट्स होते हैं उनके जी अंदर हाँ। भी आप पूरे दिल से जो है पार्टिसिपेट करते हैं। वहाँ जब आप होते हैं तो पूरा ऐसा लगता है कि बिल्कुल संगीत, मतलब संगीत आपके अंदर जी रहा है। जी हाँ, ऐसे ही है। जी ये बात जो आप कह रहे हैं बिल्कुल सत्य है जी कि संगीत मेरे अंदर एक मेरे रग रग में समाया हुआ है। जी और मैं कहीं भी हूँ, दिल्ली में किसी भी एरिया में इवेंट होते हैं जी और मुझे झूठी भी खबर मिल जाती है जी तो मैं सच में भी पहुँच जाता हूँ। जी और एक दफ़ा ऐसा हुआ भी भारतीय विद्या भवन में, कुछ महीनों, शायद पिछले साल की बात है, जी किसी ने कोई इवेंट किया, जी हम वहाँ पहुँच गए जी। तो वहाँ पता लगा कि कोई इवेंट नहीं है। क्या बात है, ऐसा भी होता है। ऐसा भी हुआ, लेकिन बाद में उन्होंने किया, कोई उनकी वजूहत होगी, जी। उसमें मैं नहीं जा सका जी क्योंकि मैंने कहा यार ये ये भी क्या तो रहा है। होगा, वो गलत जानकारी आ गई होगी। हाँ, हो सकता है गलत हो, हाँ, गलत जानकारी, मतलब आई डोंट जैसे नो। कई बार होता हाँ, है कि होता लगता है, होता है, जहन में कि होता हाँ भाई है। प्रोग्राम होने हर वाला चीज़ पॉसिबिलिटी होती है चीज़ की। लेकिन अब ये है कि मुझे तो पता लगना चाहिए जी कि इवेंट कहाँ हो रहा है, जी। तो मैं चला जाता हूँ, अपने आप को रोक नहीं पाते। मैं रोक नहीं पाता हूँ। और कई ऐसे सज्जन इस दौरान मुझे मिल गए हैं जी जो मेरे बहुत करीब आ गए, जिनमें से एक मिस्टर कयूम थे, जी और अब वो दुनिया में नहीं रहे हैं। जी जी 20 साल से मेरा बेटा यूएस में है, मुझे कोई पिताजी कह के नहीं पुकारता जी था। वो एक ऐसी शख्सियत थी जी जिसने मुझे शुरू से ही कहा, आप तो मेरे वालिद हो जी और मैं आपको अपना वालिद मानता हूँ। जी और आपके अंदर उन्होंने शायद पहचाना होगा कि आप बहुत अच्छा गाते हैं, जी और उन्होंने मुझे मौका दिया। जी उनका शो हुआ था राजेंद्र भवन में, जी जिसका कार्ड मेरे पास अभी भी मौजूद है, वो इनविटेशन कार्ड। जी उन्होंने मुझे मौका दिया गाने का, जी और मैंने वहाँ गाया, जी और वो मिनिस्टर साहब को उन्होंने वेलकम भी मुझसे ही करवाया। जी। क्या बात है। तो मुझे बड़ी खुशी हुई और मैं बहुत इनकरेज और हो गया, जी और मेरे जो भुजतावा दिया था इसकी लौ और थोड़ी बढ़ गई, तेज हो गई वो। तेज हो गई कि हाँ, तुझ में कहीं ना कहीं कोई कलाकार छुपा है
जो आज के लोग भी तुझे पूछ रहे हैं, जी। तेरे नाच गाने को देख के मधुर हो जाते हैं। और एक शो में मुझे याद है, मुझे एक रिमार्क मिला जी। कि पुराना चावल है ये। पुराना चावल है। हाँ, बहुत पुराना चावल है। जी। एक मोहतरमा है शालिनी पीटर। जी, शालिनी पीटर। हाँ, मैं गाया था, गणेश जी का शायद प्रोग्राम था, मुझे याद है। पिछले दिनों हुआ है। हाँ, पिछले दिनों हुआ है। तो मैंने जूता जापानी गाया हाँ। और उसमें उन्होंने मेरे को, नहीं मैंने जूता जापानी नहीं, मैं सॉरी, जूता जापानी नहीं, मैंने वो गाया था दिल जो भी कहेगा मानेंगे हम। क्या बात है। दिल ही तो पिक्चर का था, रावल प्रोडक्शन थी वो। जी 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 जी। राज कपूर और नूतन जी उसमें हीरो हीरोइन थे। प्राण साहब, जो प्राण साहब का जो टोन है, जो हमारे दर्शक सुनना चाहते हैं, आप एक बार बता दीजिए जरा। देखिए एक फिल्म आई थी फिल्मिस्तान बैनर की, जी। मुनीम जी। मुनीम जी। हाँ, उसमें नलिनी जैन थी, जिनको मैंने बचपन में भी देखा है बॉम्बे में। जी। और वो फिल्म में देखने गया मुनीम जी, जी। तो उस फिल्म में एक गाना था, वो फिल्माया गया था देवानंद, नलिनी जैन और प्राण साहब के जी। ऊपर। जी जी। तो वो गाना ऐसा था, दिल के उमंगे हैं जी जवां, जी जी। रंगों में डूबा है समा, मैंने तुम्हें जीत लिया, हार गए दोनों जहां। तो नन्ही जैन जी उन्हें बोलती हैं, जी। गाइए आप भी गाइए। गाइए गाइए, आप भी गाइए ना। तो प्राण जी ने कैसे गाया, और दिल के उमंगे हैं जवां, रंगों में डूबा है समा, मैंने तुम्हें जीत लिया, हार गए दोनों जहां। तो ये प्राण साहब की अदा मुझे आज भी याद है। प्राण साहब की वो अदा वो- आपके चेहरे पे वो- दिख रही है, वो मुझे आज भी याद है। और अभी मैं चाहता भी हूँ कि एक दफ़ा मैं यही गाना जी किसी भी इवेंट में परफॉर्म करूं इसी रूप में। जी। आरज़ू है छोटी छोटी, जी। ईश्वर चाहेगा तो पूरी होंगी। सारी आरज़ू आपकी पूरी हो रही है, ये भी आरज़ू पूरी होगी आपकी। धन्यवाद 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 सर, मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूँ। हमारे दर्शक जानना चाहते हैं, जो दिल्ली के अंदर जो इवेंट हो रहे हैं, जी जो कार्यक्रम हो रहे हैं गीत जी संगीत के, जी 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 और उसमें नए नए कलाकार स्टेज पर परफॉर्म कर रहे हैं, जी हाँ जी हाँ। तो क्या लगता है आपको कि उन कलाकारों का जो सफर है दूर तक जाना चाहिए? आप शुभकामना देंगे उन लोगों को? और बिल्कुल जाना दूंगा। चाहिए तो उनको क्या करना चाहिए? बिल्कुल दूंगा। मैं उनको एक ही चीज़ कहना चाहूँगा जी एज ए सीनियर, जी कि वो अपने सफ़र को जारी रखें, जी दुनिया की टिप्पणियों पर ना जाएं। जी कोई उनको अगर अच्छा लगता है जी तो उसकी अच्छाई को अपनी झोली में लें, जी और यदि कोई उनको नहीं अच्छा लगता जी तो उसे भी अपनी झोली में लें जी। और अपने आप में आगे बढ़ें। अर्जुन की तरह जी। मछली को ना देखें, उसकी आँख को देखें। मतलब मछली की आँख जी पे हाँ। टारगेट होना चाहिए। अगर आप प्लेबैक सिंगर बनना चाहते हैं जी और नाम कमाना चाहते हैं, जी तो मेरे बच्चों, मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरी बेटियों, मेरी बहनों, जी, अपने सफ़र को जैसे मैंने आज तक जारी रखा है वो और भी जारी रखें। वो भी जारी रखें। क्योंकि मुझे याद है कि जब मेरा वो सीरियल रिलीज़ हुआ, जी इंडिया मोस्ट वांटेड, जी। तो मेरी छोटी बहन ने मुझे कहा कि भैया ने अपनी आरज़ू आज पूरी करी ली। क्या बात है। वो सीरियल में आई गए, जी वी लव यू में मैंने काम किया, जी और छोटे मोटे तो मैं बहुत करता रहा हूँ। जी और अभी मैं लोगों को गुजारिश करता हूँ, पता नहीं ये मेरा दीवानापन है, जी मैं जो भी मिलते हैं मैं जानता नहीं हूँ, अपने भोलेपन में आज भी कह देता हूँ, यार कहीं कोई भीड़ भाड़ में कोई छोटा मोटा रोल हो तो हमें भी दिलवा देना। मैं आज भी लोगों को बताना चाहता हूँ कि मेरे के अंदर आज भी वो कलाकार जिंदा है, मरा नहीं है। और ना मैं जब तक मेरी, लेकिन अब तो आप कलाकार को बना रहे हैं ना सर। हाँ जी, मैं उनको बच्चों को ये मैं बताता हूँ। जी। मैंने बच्चों की वर्कशॉप की है, और वर्कशॉप करके लोग छोड़ देते आपने हैं। कार्यक्रम के हमें राही प्यार के हाँ, डीना डीने टीवी ने हाँ जी, बहुत हाँ किया, जी, हाँ जी, बिल्कुल और किया। हमने देखा बहुत शानदार और आज डे एंड नाइट टीवी की वजह से सब, मैं कम से कम पूरे वर्ल्ड में मेरा ये जाता है यूट्यूब पे, मैं उनका बहुत बहुत हाथ जोड़ के धन्यवाद करता हूँ डे एंड नाइट टीवी का, कि वो उनके अंदर मैंने देखा एक मनुष्यता है, जी एक हलीमियत है। जी
कि वो मेरे जैसे टूटे फूटे पुराने घिसे पिटे रिकॉर्ड को पॉलिश करके आगे लाना चाहते हैं कि भाई ऐसा भी एक बंदा है जो इंडिया का फ्यूचर देख रहा है कि हमारे हर घर में, हिंदुस्तान के हर घर में कलाकार है जी। और वो किस कला में निपुण है उसको हमने आगे लेके जाना है। देखिए, यही तमन्ना है। जी जी। अपने दर्शकों को एक बार मैं बता दूं कि डे नाइट इंडिया टीवी पूरे देश के सभी कलाकारों को शुभकामनाएं देना चाहता है और साथ साथ एक संदेश डे नाइट इंडिया टीवी का है कि ताली एक हाथ से नहीं बजती है, ताली दोनों हाथ से बजती है। और जो लोग ताली एक हाथ से बजाना चाहते हैं उन लोगों के लिए जो दरवाजे हैं वो धीरे से खुलने वाले हैं डे नाइट इंडिया की टीवी के। और जो लोग सही सोच के साथ समाज के लिए कुछ कर रहे हैं, समाज को कुछ देना चाहते हैं, कलाकारों को कुछ देना चाहते हैं, कुछ बनाना चाहते हैं, उनके लिए, ऐसे लोगों के लिए, तमाम लोगों के लिए, कलाकारों के लिए और जो इवेंट जो मैनेजर हैं, जो इस पे कार्यक्रम कर रहे हैं, सभी के लिए डे नाइट इंडिया टीवी के जो दरवाजे जो है ना वो दिल से खुले हुए हैं, ये हम कहना चाहते हैं और सभी लोगों को बताना भी चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि डे नाइट इंडिया टीवी के दरवाजे किसी के लिए खुले हैं, किसी के लिए बंद हैं। अगर किसी के लिए खुले हैं तो वो विचार करे क्यों खुले हैं, और किसी के लिए अगर बंद हैं तो वो भी अपने दिल के अंदर झांकें कि उनके लिए बंद क्यों है। लेकिन हमारी कोशिश ये है कि हमारे जो दरवाजे हैं वो सबके लिए खुलें। ये हमारा डे नाइट इंडिया टीवी का जो संदेश है। सर, ये जो दिल्ली के अंदर जो इवेंट्स हो रहे हैं, जी, के कार्यक्रम हो रहे हैं, जी जी जी, और उन कार्यक्रमों में मैं देखता हूँ कि पीछे की रो में जी काफी ऐसे लोग बैठे होते हैं, बुजुर्ग लोग बैठे होते हैं जो संगीत को जी रहे होते हैं। जी हाँ। और उनकी संख्या ज्यादा होती है। जी हाँ, वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। मतलब वो इन इवेंटों को जो है वो कहीं ना कहीं फ्यूल का देने का काम कर रहे हैं। हाँ जी, वो बिल्कुल वो पेट्रोल हैं जी। और उनकी वजह से ये इवेंट चल भी रहे हैं। अगर आज वो कहीं ना आए इन प्रोग्रामों में तो ये इवेंट कहीं नहीं चलेंगे जी। तो जितने भी मेरी गुजारिश है ऑर्गेनाइजर से कि वो अपने इवेंट्स में थोड़ा सा उनके ऊपर भी ध्यान दें, उन पर ध्यान दें, क्योंकि सर, अगर ये कह लें कि मतलब एक तरीके की वो संगीत की वो भी कहीं ना कहीं जो है वो आराधना कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं। जी हाँ जी, बिल्कुल कर रहे हैं। इन लोगों के लिए जो इवेंट मैनेजमेंट जो है, इवेंट जो मैनेजर हैं जी, उन लोगों को कहीं ना कहीं दिल से जो है सोचना चाहिए। उनको जो सुविधाएं जो है ना उनको देने की कोशिश करनी चाहिए। जो भी मैंने भी महसूस किया है कि उन तक वो सुविधा नहीं पहुंच पाती। जी हाँ, वो बेचारे दिल्ली बहुत बड़ा शहर है, कोई कहीं से, कोई रोहिणी से आ रहा है, तो कोई वसुंधरा से आ रहा है, तो कोई पर्पलगंज से, मैं तो पढ़कर रहता हूँ, मैं वहाँ से जाता हूँ। दिल्ली के किसी एरिया में भी प्रोग्राम होता है और लोग मुझे मान सम्मान देते हैं, ये बात नहीं है कि नहीं देते हैं। लेकिन बहुत से ऐसे बुजुर्ग हैं जो मैं अमूमन देखता हूँ वो हर प्रोग्राम में होते हैं और उनको शायद कभी कभार बेचारों को कोई ये भी नहीं कहता कि भाई ये इतने दिनों से हमारे हर प्रोग्राम लगातार आ रहे हैं। तो मेरी एक रिक्वेस्ट है, एक ये मेरी मतलब आत्मा की बात आवाज़ आ रही है कि हम जैसे जो सीनियर सिटीजन हैं, जब हमारी सरकार हमें आसरा सहारा दे रही है तो ये लोग जो संगीत के अटूट प्रेम रखते हैं उनको भी थोड़ा सा आगे बढ़ाएं और कोई कुछ नहीं तो एक कागज के टुकड़े पे उनका नाम लिख के धन्यवाद आप आए, एक मान दे दें, धन्यवाद आप आए। चलिए सर, हम उम्मीद कर रहे हैं और जो दिल्ली के और दिल्ली एनसीआर और जो देश भर में जो इवेंट जो हो रहे हैं, ये संदेश कहीं ना कहीं टोनी जी का जो है उन सीनियर सिटीजन के लिए उनके मंच तक जाएगा और कहीं ना कहीं इसके ऊपर वो लोग काम करेंगे और कहीं ना कहीं जो वरिष्ठ नागरिक हैं जो देश के, जो संगीत को जी रहे हैं और इन कार्यक्रमों को कहीं ना कहीं सफल बना रहे हैं, उनके मान की चिंता करते हुए कहीं ना कहीं उनके बारे में सोचना जरूर शुरू करेंगे। बने रहिए हमारे साथ, अभी चर्चा जारी है। हर रविवार आपकी बात में आज हमारे मेहमान थे हरदिल अजीज और सीएन टोनीर साहब। उनका बचपन पे हमने बातचीत की, उनके सपना
था हीरो बनने का, घर की ज़रूरत थी, पिता का निधन हो गया था और पूरी जिम्मेदारी उनके कंधे पे आ गई थी। और वही ज़रूरत जो है उनको चंडीगढ़ ले गई। लेकिन दुर्भाग्य कहिए या सौभाग्य कह लीजिए कि भारत पाकिस्तान का लड़ाई शुरू हो गई और उनको जब वो ट्रेन में थे, सफ़र कर रहे थे, तभी जानकारी मिली, ब्लैकआउट हो गया। और वो चंडीगढ़ में एक होटल जो है, नया होटल शुरू करने जा रहे थे, ज़िंदगी की शुरुआत करने जा रहे थे। लेकिन कहते हैं कि होनी को कोई रोक नहीं सकता। वहाँ भी उनको निराशा हाथ लगी। और निराशा तो हाथ लगी, लेकिन साथ साथ एक घटना और उनके साथ घटी कि उनके पास जो भी था, जेब में जो पैसे थे जो चंडीगढ़ लेके गए थे काम शुरू करने के लिए, वो भी कहीं ना कहीं रास्ते में किसी ने पॉकेट मार ली और उनके हाथ खाली, जेब खाली, ऊपर से ब्लैकआउट हो गया। कई दरवाजे खटखटाए, मदद मांगी, लेकिन मदद नहीं मिली। लेकिन कहते हैं कि भगवान के घर पर देर है अंधेर नहीं है। फिर भी टोनी जी ने एक दरवाज़ा खटखटाया और वो दरवाज़ा था, वही ईमानदारी का दरवाज़ा था जो कहीं ना कहीं टोनी जी के दिल में जल रहा था। वहाँ उन्होंने अपना आप बीती बताई, उन पर भरोसा किया, क्योंकि वो दौर ऐसा था कि किसी पे भी भरोसा करना बड़ा मुश्किल था। ऐसा लगता था तो शायद जो पाकिस्तान से कोई जासूस तो नहीं आ गया है, इसलिए लोग भरोसा नहीं कर रहे थे। टोनी जी की बात के ऊपर लोगों ने भरोसा नहीं किया। लेकिन एक सज्जन वहाँ मिले, उन्होंने भरोसा किया और टोनी जी ने कहा कि भाई मैं ऐसे ऐसे यहाँ रेस्टोरेंट चालू करने के लिए आया था, लेकिन रास्ते में मेरी जेब कट गई, मेरे पास जो पैसे थे वो सब चले गए, अब मेरे हाथ खाली हैं और अब मुझे दिल्ली वापस जाना है और मुझे 10 रुपये की ज़रूरत है। आप जानेंगे कि 10 रुपये तो मिले, लेकिन कंडीशनल, उसके ऊपर शर्त रख दी गई कि आपको 10 रुपये मिल रहे हैं, लेकिन आप इसको लौटाएंगे। अब हमारे दर्शक जानेंगे कि भाई 10 रुपये दे रहे हैं और उसके बावजूद भी शर्त लगा रहे हैं, तो ये मदद क्या हुई? इस मदद के पीछे जो सबसे बड़ा संदेश ये छुपा हुआ है, ईमानदारी का। टोनी जी ने, जैसा उन्होंने कहा कि आपको ये 10 रुपये जो मुझे लौटाने हैं, मनी ऑर्डर करना है, जैसे भी आप करें। टोनी जी घर आए और 7-7.5 रुपये के खर्चे पे वो दिल्ली आ गए और मॉडल टाउन उतरे और वहाँ से पैदल कनॉट प्लेस गए और घर पे आप बीती बताई, माताजी को बताया। और वो क्या वो दृश्य रहा होगा कि माताजी ने अपने साड़ी के पल्लू से वो 10 का नोट निकाला और टोनी जी को दिया कि जाओ, जिन्होंने आपकी मदद की है वो फरिश्ता है, उनका विश्वास, उनका भरोसा नहीं टूटना चाहिए, और जाइए उनको जो है ये मनी ऑर्डर कर दीजिए। टोनी जी गए, मनी ऑर्डर किया और 10 रुपये उन तक पहुँचे। और कहीं ना कहीं ये संदेश भी है कि अगर हम ईमानदार हैं, इंसान ईमानदार हैं, इंसानियत हमारे अंदर है, कोई मदद करे ना करे, लेकिन ईश्वर किसी न किसी फरिश्ते को आपके पास, ईश्वर किसी न किसी फरिश्ते को सच्चे इंसान की मदद के लिए भेज देता है। और टोनी जी के साथ भी ऐसा ही हुआ। चंडीगढ़ में काम नहीं शुरू हो पाया, लेकिन दिल्ली के एक बड़े होटल, अशोका होटल में उनको नौकरी मिली। उसके बारे में टोनी जी ने बताया। और मज़ेदार बात ये कि टोनी जी बेफिक्र हो गए कि चलो परिवार का जो एक जिम्मेदारी है उसको अच्छे से निभाया जाएगा। लेकिन टोनी जी की ज़िंदगी में तो एक सपना था हीरो बनने का। वो कुलकुला रहा था कि मुझे हीरो बनना है, मुझे मुंबई जाना है। लेकिन हीरो बने, उन्होंने फिल्मों में काम किया, बचपन में काम किया, हीरो तो बने। क्योंकि टोनी जी ऐसे इंसान हैं, सच्चे इंसान हैं, ईमानदार इंसान हैं और इंसानियत इनके अंदर जिंदा है।
जो इनको मुंबई के हीरो से कहीं ऊपर ले जाती है। और ये वाकई समाज के लिए एक हीरो हैं। और होटल में नौकरी की, होटल में नौकरी करने के बाद जो सपना इनके दिल के अंदर हिलोरे ले रहा था, वो सपना कहीं ना कहीं संगीत के माध्यम से इनके इर्द गिर्द घूमता रहा। होटल में रहे तो ये सपना देखा, चलो होटल में आ गए तो यहाँ बड़े बड़े कलाकार, बड़े बड़े हीरो, उन्होंने बताया दिलीप कुमार साहब, देवानंद साहब, तमाम ऐसे लोग जिनसे ये मिले, इनकी ज़िंदगी में आए। लेकिन जिसको कहते हैं ना कि तकदीर को कुछ और ही मंजूर था। हीरो तो बने, लेकिन अब इनका सपना इनके परिवार में इनका बेटा पूरा कर रहा है। वो फिल्म इंडस्ट्री से यूएस के अंदर है, उनकी बहू पूरा कर रही है। और साथ साथ अब टोनी जी ने बीड़ा उठाया कि अब मुझे जो है हीरो बनाना है बच्चों को। वो सपना देख रहे हैं, बच्चों के अंदर काम कर रहे हैं। और सबसे मज़ेदार बात, दिल्ली के अंदर ये जो इवेंट होते हैं गीत संगीत के, जो नए नए कलाकार, नए नए बच्चे गीत गाकर स्टेज पाकर एक कलाकार बनना चाहते हैं, उनको दिल से शुभकामनाएं दी हैं कि आप रियाज करते रहें, प्रयास करते रहें, और अर्जुन की तरह जो आपका टारगेट है प्लेबैक सिंगर बनना, अपना टारगेट मुंबई को बनाएं। अर्जुन की तरह जैसे उन्होंने मछली की आँख को अपना टारगेट बनाया था, आप भी अपना जो टारगेट है वो मुंबई को बना लें। और उन्होंने दिल्ली के इन सभी कलाकारों के लिए दिल से शुभकामनाएं दी हैं। और मैं मानता हूँ डे नाइट इंडिया टीवी के इस कार्यक्रम में जो उन्होंने शुभकामनाएं दी हैं, कहीं ना कहीं जो दिल्ली के जो नए युवा कलाकार हैं, कहीं ना कहीं उनकी जो उम्मीद है, उनके जो सपने हैं, उनकी जो आशाएं हैं, कहीं ना कहीं वो पूरी होंगी। क्योंकि इसमें एक ऐसे सच्चे ईमानदार हीरो जिसको कहते हैं टोनी साहब, उनकी शुभकामनाएं हैं। और कोई ऐसा व्यक्ति जब ऐसी शुभकामनाएं देता है तो ऊपर वाला ईश्वर जो है कहीं ना कहीं उस शुभकामनाओं को काट नहीं सकता और वो पूरी होती हैं। अब देखना ये है कि वो शुभकामनाएं दिल्ली के किन किन कलाकारों को छूती है और किन किन का भविष्य बनता है। एक बात और, टोनी साहब ने कहा कि दिल्ली के अंदर जो इवेंट्स हो रहे हैं वहाँ पर काफ़ी सारे लोग, बुज़ुर्ग लोग जो है वो संगीत को जीते हैं, कार्यक्रमों में जाते हैं। उनके लिए उन्होंने छोटी सी अपील की, जो प्रबंधक हैं, कि कहीं ना कहीं उन बुज़ुर्ग लोगों को जो संगीत को जी रहे हैं, जो कार्यक्रमों में पहुँचते हैं, उन कार्यक्रमों को सफल बनाते हैं, कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत सुविधाएं उन बुज़ुर्ग लोगों को भी उपलब्ध कराते हैं। और मुझे लगता है कि ये बात कहीं ना कहीं उन तक पहुंचेगी, तो इस बात पर ज़रूर इसके ऊपर जो है वो लोग मंथन करेंगे और बुज़ुर्ग लोगों का भी जो है वो सम्मान करेंगे। हमें उम्मीद है हमारे आज के इस 13वें एपिसोड में अपने दर्शकों को बता देते हैं कि जो टोनी जी जो हैं, 13 का अंक उनकी ज़िंदगी से जुड़ा हुआ है। आज 13वां एपिसोड है और 13 का अंक जो है उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है और वो उनकी ज़िंदगी को भी जो है वो छूता रहा है। हमें उम्मीद है उनके साथ जो बातचीत है हमारे दर्शकों को पसंद आएगी। अगले रविवार फिर आपसे मुलाकात होगी नए मेहमान के साथ, नई उम्मीदों के साथ, नई उमंगों के साथ। मैं हूं आपका दीनदयाल। नमस्कार। बार बार देखो, हजार बार देखो,
जख्म के देखने की चीज है हमारा दिल रुबा। डाले हो